गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास के साथ आया हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर पढ़ाया था जो कि पूरा नहीं हुआ था। उसी चैप्टर को आज फिर से जो है हम आगे देखते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बचे हुए थे जिससे आपको अभी एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही होगी। तो जैसे ही आज के कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर शुरू किया था और जिसको आपने देखा था कि ये चैप्टर था रिमूवल 2 का। तो यहाँ पर जो है हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था जो कि था, अगर किसी सेंटेंस में दो तरह के टू आ रहे हों तो कैसे इनको रिमूव किया जाएगा और कैसे जो है एक नया सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप इसको सो में बदलेंगे और ये जो दूसरा टू होगा यहाँ से एक नई क्लास बनेगी और नई क्लास बनाने के लिए हम एक कंजक्शन लाएंगे दैट। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमने आपको बताया था और वो सब्जेक्ट हमेशा पहला वाला ही होता है या पहले वाले के अनुसार होता है। इसके बाद हमने बताया था कि ये जो सेंटेंस होगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा और इस तरह से जो है आपका एक नया सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा जिसका मीनिंग भी ठीक वैसे ही होगा जैसा कि टू वाले सेंटेंस का था। तो आज अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है आपको इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिलेंगे या एक्सरसाइज में ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनमें केवल एडवर्ब टू ही आया हुआ होगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे रिराइट करेंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को रिराइट करने के दो तरीके होते हैं। या तो इस टू को आप हटा दीजिए या हटाना ही पड़ेगा आपको। इस टू के स्थान पर जो है आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें या आप इस टू को हटा करके सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख करके भी जो है सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, लिखा हुआ है इट इज टू हॉट। अब इस सेंटेंस को रिराइट करने के दो तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बताए हैं, दोनों से करके आप देख लीजिए। तो पहले वाले के अनुसार जो है इस टू को हटा देते हैं इट इज़ और इसी के स्थान पर जो है हम लिखते हैं एक्सट्रीमली हॉट। ये हमारा पहले तरीके से हो जाता है। अगर दूसरे तरीके से इस सेंटेंस को रिराइट किया जाए तो ये सेंटेंस बनता है इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट
तो आपने ये देखा कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें केवल एडवर्ब टू ही आया हुआ होगा उसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए आप एक्सट्रीमली के स्थान पर एक्सेसिवली का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुछ एक सेंटेंसेस में ओवर का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसा करने से भी इन सेंटेंसेस को रीराइट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आसान सा कॉन्सेप्ट था और आप कर लेंगे। आइए अगले नियम को देखते हैं या अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इस बार जो हमें सेंटेंस मिल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। यानी कि सेंटेंस में एडवर्ब टू भी होगा और सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी आया हुआ होगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा हुआ होगा या हो सकता है कि प्रोनाउन के स्थान पर नाउन लिखा हुआ हो और ठीक उसके पहले जो है एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा। तो आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस को कैसे रीराइट करना है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। ऐसे सेंटेंसेस को रीराइट करने के लिए कंजक्शन के बाद जैसे ही आप जो है सब्जेक्ट लाते थे तो वो सब्जेक्ट होता था पहली वाली क्लास का, लेकिन इस बार क्या करना है कि कंजक्शन के बाद जो है जो आप सब्जेक्ट लाएंगे वो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, इसी को सब्जेक्ट बना लेना है। माना कि यहाँ पर हिम लिखा हुआ है तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिख देंगे। अगर यहाँ पर हर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे। अगर यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो हम मी को सब्जेक्ट बना करके यहाँ पर आई रख देंगे। यदि फार के बाद कोई नाउन आ जाता है जैसे कि चाइल्ड लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है चाइल्ड बनाना पड़ेगा। आइए उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है द बुक इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। अब देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने आपको जैसा कि बताया ऊपर स्ट्रक्चर में कि एडवर्ब टू भी मिलेगा और इन्फिनिटिव के पहले जो है एक हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिख रहा है और ठीक उसके पहले जो है एक प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो सेंटेंस को जब हल करते हैं तो लिखते हैं द बुक इज सो कॉम्प्लिकेटेड अब इसके बाद से यहाँ से नई क्लास शुरू होनी है तो कंजक्शन लगा देते हैं और कंजक्शन लगाने के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले आते हैं जो कि मी को ही बनाना था सब्जेक्ट हमें, तो सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया। अब ये वाली क्लास हमारी प्रेजेंट टेंस में थी तो यहाँ पर हमने लिखा कैन नॉट और आगे जो वर्ब आई हुई है या शेष सेंटेंस को लिख देते हैं। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ठीक से जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमने लिखा टी इज
टू हॉट फॉर द लिटिल चाइल्ड टू ड्रिंक इट। तो इस सेंटेंस को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस भी ठीक वैसा ही सेंटेंस है जैसा कि पिछला वाला था, उसी स्ट्रक्चर पर बना हुआ सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है उसी तरह से सॉल्व भी किया जाएगा। तो हम लिखते हैं टी इज सो हॉट। इतना लिखने के बाद देखते हैं आगे इन्फिनिटिव दिख रहा है और उसके पहले जो है एक ऑब्जेक्टिव केस का नाउन आया हुआ है और प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को जो है यहाँ पर बना देते हैं सब्जेक्ट द लिटिल, सॉरी कंजक्शन लगाना है, दैट द लिटिल चाइल्ड दैट द लिटिल चाइल्ड। अब पहली क्लास प्रेजेंट टेंस में, तो फिर से हम जो लिखते हैं कैन लिखते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं और उसके बाद से सेंटेंस को ड्रिंक इट। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जिससे कि चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और इस बार जो है जो भी सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं उनमें जो सब्जेक्ट हमें मिलना है पहला वो होगा लाइफलेस, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है हमारा कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव वस्तु होगी। तो ऐसे में किया क्या जाता है कि यहाँ पर जब हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इट लिखें या हम वन लिखें। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हमारा पहला सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु हो तो कंजक्शन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो या तो इट होता है या वन होता है। आप वन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आप इट को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस ये होगा कि इट को जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये क्लास पैसिव वॉइस में बन जाती है। इतना सा फर्क होगा। वन से आप जब सेंटेंस लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्टिव वॉइस में लिख देना है, लेकिन जैसे ही आप इट को सब्जेक्ट बनाएं तो आप जो है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखें। एक सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखा हमने कि जो पहली क्लास या प्रिंसिपल क्लास है इसका जो सब्जेक्ट है वो एक निर्जीव नाउन हमें दिख रहा है। तो ऐसी दशा में हम जो सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट होगा वो कौन सा बनाना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन हमने आपको बताए। एक तो आपको इट बताया और दूसरा हमने वन। यहाँ से जब क्लास बनती है तो ये एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है और यहाँ से जब क्लास बनती है तो ये पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। इतना डिफरेंस होगा। तो चाहे तो इस सेंटेंस को दोनों तरह से आप सॉल्व कर लें। देख लेते हैं।
द लेसन इज टू डिफिकल्ट that one cannot understand it. अगर दूसरी तरह से आप करते हैं, या ये कह लें कि अगर आप इट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपकी जो क्लास बनेगी वो बनेगी दैट it cannot be, पैसिव वॉइस में बनना है तो कैन का कैन भी हो जाएगा, और आपको लिखना होगा अंडर स्टूड। तो हमने देखा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरह से रीराइट करते हैं, या तो सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट वन बना लें, या सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट इट बना लें। दोनों दशाओं में हमने एक फ़र्क भी देखा। वन को सब्जेक्ट बनाने पर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में बनता है, और इट को सब्जेक्ट बनाने पर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो जाता है। अब आपको इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और इनके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू उपलब्ध करा दूंगा। तो फिलहाल आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।